नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने रशियन रिवॉल्यूशन की हमने शुरुआत की थी, तो उसके पार्ट वन को यदि हम दोबारा से रिकैप्चुलेट करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोशलिज्म क्या है। कि सोशलिज्म के जो विचारक थे वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी का जो कंसंट्रेशन है जो केवल कुछ ही इंडिविजुअल्स के हाथों में है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो लोग विरोध कर रहे थे। उसके कंपेरिजन में उनकी डिमांड थी कि प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी के पास आनी चाहिए और सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को इस प्रकार से मैनेज करे जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके और जिससे कि सभी प्रकार की सोशल इविल्स को दूर किया जा सके। और इसी के लिए कुछ एफर्ट्स कोऑपरेटिव्स को लेकर हुए, जिसमें इंग्लैंड के अंदर रॉबर्ट ओवन का नाम हमने पढ़ा था, बाद में फ्रांस के अंदर हमने ब्लॉक साहब का नाम पढ़ा था कि इनके द्वारा कोऑपरेटिव्स को इस्टेब्लिश करने के कुछ एफर्ट किए गए। इसी के साथ फिर हमने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ भी डिस्कस किए थे, जिसमें कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इस प्रकार का एक सोसाइटी डेवलप होगी जिसमें कि सोशलिज्म की फीचर्स होंगी, और इस प्रकार की सोसाइटी को उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया था। और उनका मानना था कि फ्यूचर में आने वाली इस प्रकार की एक सोसाइटी एक रियल सोसाइटी होगी और इस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट है वो वर्किंग क्लास के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हमने पार्ट वन में लिबरल लोग कौन थे, उनके आइडियाज़ क्या थे, साथ ही कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे, और जो आपके रेडिकल लोग थे वो क्या सोचते थे, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। कि लिबरल लोग थे वो किसी ना किसी प्रकार से राजा की पावर के ऊपर कंट्रोल चाहते थे, फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहते थे। इसके अलावा वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, लेकिन वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थे क्योंकि वो लोग फीमेल्स को राइट टू वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके अलावा उनका जो वोटिंग राइट था वो बहुत ही लिमिटेड था, वो प्रॉपर्टी के बेस पे लोगों को राइट टू वोट देना चाहते थे। रेडिकल लोग थे वो सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज करते हुए एक इस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते थे जो कि पूरी तरीके से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा चुना गया हो, जिसमें सभी को राइट टू वोट हो, इंक्लूडिंग द फीमेल्स ऑल्सो। कंजर्वेटिव लोग वो थे जो अभी भी पास्ट के साथ चिपके रहना चाहते थे। वो उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्हें लग रहा था कि सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो इनविटेबल हैं, लेकिन फिर भी उनका एफर्ट ये था कि इन चेंजेस की जो प्रोसेस है उसको स्लो किया जा सके। यानी कि वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि चेंज होके रहेंगे, लेकिन जो चेंज होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन करना चाहते थे, वो फेज वाइज चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार से रेडिकल, लिबरल्स और कंजर्वेटिव तीनों की आइडियाज़ एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे। तो वो हमने पार्ट वन में ये चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब हम शुरुआत करें पार्ट टू की, फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन की। यहाँ से जो रूस की क्रांति है उसकी घटनाएं बननी शुरू होती हैं, उन इवेंट्स की शुरुआत होती है जिनसे कि ये महान क्रांति हुई है। जैसा ही कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो रेवोल्यूशन है, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, इस प्रकार की रेवोल्यूशन वर्किंग क्लास के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि रशिया में इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन अवेलेबल नहीं थी। यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उस समय इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के रूप में डेवलप हो चुके थे, लेकिन रशिया अभी भी एक ऐसा कंट्री था जिसमें कि 1890s के बाद कुछ हद तक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो रेवोल्यूशन भी वहाँ पे पैचेज के अंदर था। यहाँ की 85% पॉपुलेशन थी वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक क्रांति हुई जो कि 1917 में हुई, जिसको कि रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सो वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज इन यूरोपियन स्टेट की, यूरोपियन कंट्रीज में सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था ये, और जहाँ की सिचुएशन थी वो उस क्रांति के लिए, इस रेवोल्यूशन के लिए एकदम अपोजिट थी। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917, लेकिन फिर भी 9 अक्टूबर 1917 की क्रांति के द्वारा यहाँ पर सोशलिस्ट लोगों के द्वारा मोनार्क से, यानी कि राजा से, गवर्नमेंट कैप्चर कर ली जाती है। और उसके बाद जो मोनार्की है वो फरवरी 1917 में उसका कोलेप्स हो चुका था। तो फरवरी 1917 से लेकर अक्टूबर 1917 के बीच की जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उन सबको कलेक्टिव रूप से रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक बार फ्रेंड्स रशिया के मैप को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा कि ये इसकी पोजीशन जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रशिया यदि उस समय देखोगे तो रशिया यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था। इसकी इस साइड में यूरोप के अंदर यदि आप बाउंड्री देखोगे तो इधर से बाउंड्री इसकी जर्मनी के साथ सेटअप है, इस साइड से बाउंड्री इसकी ऑस्ट्रिया के साथ, ये इधर जर्मनी के साथ एक बाउंड्री इसकी सेटअप है, और इधर ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था वहाँ पे इसकी बाउंड्री लगी हुई थी। इसके अलावा सर्बिया वाला इलाका ये भी उस समय रशिया में ही इंक्लूडेड था। बीच में यहाँ पे ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के बाद यदि आप देखते हो तो यहाँ पे ओटोमन एम्पायर है। और इधर रोमानिया था जो कि रशिया का एक प्रोटेक्टेड स्टेट था।
और उसके नीचे आपका बुल्गारिया है। तो ये मैप हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच हुआ था उसको समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से रशियन एम्पायर की यदि हम बाउंड्री देखें तो इधर डायरेक्ट इसकी बाउंड्री जर्मनी से है, इस साइड में डायरेक्ट बाउंड्री ऑस्ट्रिया हंगरी से है, और रोमानिया उसका एक प्रोटेक्टेड स्टेट है। उसके नीचे जो सर्बिया का पार्ट है वो भी रशिया का ही है। नीदर ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के साथ जो लगा हुआ स्टेट ऑफ एम्पायर है वो रोमन एम्पायर है। तो 1914 में रशियन एम्पायर को यदि हम देखें तो उस समय रशिया का जो राजा था उसका नाम जार निकोलस सेकंड था, इसलिए जो रशिया का जो पूरा सिस्टम, रूलिंग सिस्टम, को जारशाही के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा की फैमिली है, जिसमें राजा का सन आप देख रहे हो वो अभी भी उसकी आयु बहुत ही छोटी थी। जब जार को कैप्चर कर लिया गया तो वहां पे पीछे ऐसा कोई नहीं था जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाता। इकोनॉमी एंड द सोसाइटी ऑफ द रशिया की, उस समय की रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे थी जिसने कि इस रेवोल्यूशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं रेवोल्यूशन के जो कि इकोनॉमिक और सोसाइटी में जिसके आंसर्स हमें मिल सकते हैं। तो पहले तो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में यदि हम देखें तो रशिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कि अराउंड 25% है वो पॉपुलेशन के लिए लाइवलीहुड अभी भी एग्रीकल्चर था, यानी कि यहाँ की 85% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। इंडस्ट्री थी वो केवल पॉकेट्स में थी, यानी इधर उधर कुछ कुछ जगह पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट 1890s के बाद हो चुका था। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री थी वो नॉर्मली सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक रिलेटेड थी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन था वो अभी भी क्राफ्ट्समैन के द्वारा है, जो शिल्पकार लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। और इन्हीं शिल्पकारों की जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं उन्हीं के चारों तरफ कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हमें रशिया में देखने को मिलता है। कंट्री साइड में यदि आप देखोगे तो ज्यादातर जमीन है उसके ऊपर कल्टीवेशन का काम पीजेंटी क्लास के द्वारा किया जाता था। जो पीजेंट्स थे वो मोस्ट ऑफ द लैंड रिसोर्स को कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन जो जमीन है उन जमीन के ऊपर अभी भी पीजेंट्स का पूरी तरीके से अधिकार नहीं था। नॉर्मली यहाँ की जमीन है उसके ऊपर नोबिलिटी, जो राजशाही के लोग होते हैं, क्राउन जो राजा होता है, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था रशिया का, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसका इसके ऊपर जमीनों के ऊपर अधिकार था। जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज के ऊपर वहाँ के नोबल्स, किंग और वहाँ के चर्च का कंट्रोल था। तो ऐसी कंडीशन रशिया में बनी हुई थी। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड टू लैंड द नोबल्स टू बी गिवन, और रशिया में पीजेंट्स की लगातार ये डिमांड थी कि जो नोबल्स के पास जो जमीन है वो उनसे लेकर उन्हें दे दी जाए। ये रशियन दोनों पिक्चर्स को आप देखोगे रशिया के लोगों की क्या कंडीशन थी। जो इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे वहां पर उन्हें 15 to 16 आवर्स लगातार काम करना होता था। वहीं बैरक्स के अंदर डोरमेट्री होती थी जहां उनके सोने की व्यवस्था होती थी। इस प्रकार से कलेक्टिव रूप से उन्हें खाना वगैरह दिया जाता था। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो 1890 के बाद शुरू हुआ था वहां भी लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये ऊपर वाली 3 लाइन्स को यदि आप समझ लोगे तो आप समझ बच जाओगे कि रशियन रेवोल्यूशन में पीजेंट्स के द्वारा रेवोल्यूशन क्यों हो पाई। द रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रशिया में जो पीजेंटी क्लास थी वो यूरोप के दूसरे पीजेंट्स की कंपैरिजन में एक मामलों में एकदम से अलग थे। पहला तो ये है कि उस समय के ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज देखोगे तो वहाँ पे लाइवलीहुड पीजेंट्री नहीं थी, बल्कि वहाँ की लाइवलीहुड अब फैक्ट्रीज बन चुकी थी। लेकिन फ्रांस और जर्मनी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट शुरू हुआ था वहाँ भी 40% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन रशिया में अभी भी 85 to 90% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर का काम कर रही है। दूसरा, वहाँ की पीजेंट्री क्लास में एक बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, सो वी कैन कंज्यूम दैट ए पर्टिकुलर पीरियड आफ्टर 5 years और 10 years, जो फार्मर्स क्या करते थे कि जो अपनी इंडिविजुअल जमीन होती थी उसको पुल्ड अप कर देते थे, यानी कि उसको एक जगह कलेक्ट करके जो उनकी एक संस्था कम्यून होती थी उसको सौंप देते थे। और उसके बाद कम्यून हर फैमिली की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस जमीन को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इस सिस्टम को यदि आप समझ रहे हो तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपके सोशलिज्म से मैचअप करता है। सोशलिज्म भी यही बोलता है कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है वो सोसाइटी को सौंप दिए जाएं और सोसाइटी बाद में उन रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करे या यूटिलाइज करे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि जो किसान है वो अपनी मर्जी से अपनी जमीन है वो अपनी कम्यून को सौंप देते थे और उसके बाद कम्यून है वो इंडिविजुअल फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए दोबारा से जमीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती थी। तो ये चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोशलिज्म के आइडियाज से बिलोंग करती है। सोशलिज्म इन रशिया, तो रशिया में यदि आप देखोगे 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल दी पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल। तो रशिया में किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल पार्टी को राजा के द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी।
लेकिन फिर भी वहाँ ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही थी जो कि इलीगल रूप से, गुप्त रूप से रहकर वहाँ पे काम कर रही थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। तो मार्क्स के विचारों के आधार पर रशिया में 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी समाजवादियों के द्वारा स्थापित की गई थी। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, 1898 में स्टेब्लिश हुई थी और पार्टी का नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। आगे चलकर ये पॉलिटिकल पार्टी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक उसके पार्ट होता है बोल्शेविक और एक पार्ट उसका हो जाता है मेनसेविक। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट, कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका यह मानना था कि रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, कि रशिया के जो पीजेंट्स, जो किसान है, जो कि एक पीरियोडिक रूप से एक समय अंतराल के बाद अपनी जमीन को कलेक्ट करते हैं, पूल में डालते हैं और उसके बाद उसका डिवीजन करते हैं, तो ये इन फार्मर्स को एक तरह से नेचुरल सोशलिस्ट बना रहा है। यानी कि इन फार्मर्स की कस्टम है, ये उन्हें ऑलरेडी सोशलिस्ट विचारों से ओतप्रोत कर रही है। तो इसलिए उनका मानना था कि रशिया में जो क्रांति है वो पीजेंट्स कर सकते हैं, ना कि वर्कर्स के द्वारा। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इसलिए रशिया में यदि कोई क्रांति की जानी है तो उसका जो मेन फोर्स होगा वो पीजेंट्स होंगे, ना कि वर्कर्स होंगे। एंड रशिया कुड बिकम द सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज, और रशिया को ज्यादा और तेज गति से सोशलिस्ट बनाया जा सकता है इन कंपेरिजन ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि इनका मानना था कि रशिया की जो पीजेंट्री क्लास, जो कि 85% पॉपुलेशन है, वो पहले ही सोशलिज्म के विचारों को फॉलो कर रही है। तो इसलिए यदि इन पीजेंट्स को हम आधार बनाए, इन पीजेंट्स की फोर्स का यूज करें, तो रशिया में इजीली एक सोशलिस्ट सिस्टम को स्टेब्लिश किया जा सकता है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, इसीलिए जो सोशलिस्ट लोग थे वो 19th सेंचुरी के बाद से वहाँ के ग्रामीण इलाकों में पूरी तरीके से एक्टिव थे लोगों के बीच में मार्क्स के विचारों को फैलाने के लिए। लेकिन जो एक दूसरे लीडर थे लेनिन, उनका यह मानना था कि द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का यह मानना था कि क्रांति है वो पीजेंट्री क्लास के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि पीजेंट्स है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, क्योंकि पीजेंट्स के बीच में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे, पीजेंट्स के बीच में बहुत सारे डिवीजन थे। फॉर एग्जाम्पल यदि पीजेंट्स में यदि हम देखें तो कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जो कि लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। कुछ पीजेंट्स थे जो कि स्मॉल फार्मर्स थे, और कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जो कि एक तरह से सर्फ के रूप में, यानी दास के रूप में दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से लेनिन का यह मानना था कि पीजेंट्री क्लास के बीच में ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन उन्हें कभी भी एक यूनिटी में नहीं लेके आ सकती, और जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई क्रांति नहीं की जा सकती, ये लेनिन का मानना था। Some were poor and other rich and some worked as laborers while others were capitalists were employed workers। तो लेनिन साहब का मानना था इनमें से कुछ पीजेंट्स वो गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ है वो मजदूरों के राम में काम करते हैं, और कुछ ऐसे पूंजीवादी किसान हैं जिनके खेतों में दूसरे वर्कर्स काम करते हैं। तो इसलिए इन पीजेंट्स को एक यूनाइटेड ग्रुप में, एक ग्रुप के अंदर लाना लगभग इम्पॉसिबल टास्क है, ये लेनिन का मानना था। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रांति किसानों के द्वारा नहीं की जा सकती है। दी पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो पार्टी जो कि हमने पहले डिस्कस की, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, इस प्लानिंग को लेकर पार्टी बाद में चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेनिन साहब जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे वो बोल्शेविक ग्रुप बना, और जो दूसरा ग्रुप था वो टेररिस्ट रशिया का, वो आपका बन गया मेनसेविक ग्रुप। मेनसेविक ग्रुप को आगे चलकर लीड करते हैं केरेंस्की। तो रशियन क्रांति में यदि आप देखोगे जो क्रांति की शुरुआत है वो मेनसेविक के द्वारा की गई है, और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक है वो क्रांति उस पूरे प्रोसेस के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर कम्युनिस्ट रशिया की स्थापना करते हैं। अब ये कि लेनिन साहब का ये मानना था कि रशिया में क्योंकि जारशाही है, यानी कि राजा का शासन है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा डिसिप्लिन होनी चाहिए, और साथ ही पॉलिटिकल पार्टी में केवल उन्हीं लोगों को मेंबरशिप दी जानी चाहिए जो कि क्रांतिकारी विचारों में जिनका फेथ है। हर व्यक्ति के लिए पार्टी की मेंबरशिप को ओपन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मेनसेविक का यह मानना था कि क्रांति के अंदर सभी लोगों को, हर व्यक्ति को मेंबरशिप प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो एग्जाम में कई बार दोनों के बीच में डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट एवर द डिफरेंसेस बिटवीन द बोल्शेविक एंड द मेनसेविक्स। तो बोल्शेविक का मतलब होता है मेंबर ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी के लोग। मेनसेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी वाले लोग, यानी कि जो उस समय जो पार्टी के ज़्यादातर लोग थे वो बोल्शेविक की नीतियों से सहमत थे, तो ये मेजोरिटी में थे। मोस्ट ऑफ द पीपल मेनसेविक की नीतियों से सहमत थे, इसलिए माइनॉरिटी में थे। इनका यह मानना था कि पार्टी में प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी होते हैं उन्हीं को जगह दी जानी चाहिए। इनका यह मानना था कि पार्टी में किसी भी प्रकार की विचारधारा को वाले लोग हैं उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए, भले ही वो सोशलिज्म से डिसएग्रीमेंट रखें, लेकिन उन्हें भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी में स्थान दिया जाना चाहिए।
बोल्शेविक का यह मानना है कि क्रांति में मिडिल क्लास का कोई रोल नहीं है, जो सोशलिस्ट आर्मी है वही क्रांति को लेके आएगी, इसमें मिडिल क्लास का कोई रोल नहीं है। मेनशेविक का यह मानना था कि मिडिल क्लास यदि हमारे साथ काम करना चाहता है तो उन्हें भी इस क्रांति में शामिल किया जाना चाहिए। बोल्शेविक लोग थे, उनकी बातों का पब्लिक अटेंशन कम था, लेकिन मेनशेविक लोगों के पास पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि वो हर पर्टिकुलर पर्सन को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार थे। दे स्कॉन्ड देयर आइडियोलॉजीज, दे इन अप्रोच टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपनी आइडियोलॉजी से पूरी तरह से चिपके हुए थे, ये किसी दूसरी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे, ना उसको एक्सेप्ट करना चाहते थे। मेनशेविक लोग हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के आइडियाज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। बोल्शेविक लोगों का यह मानना था कि रशिया के अंदर जो क्रांति है वो डायरेक्ट एब्सोल्यूट मोनार्की यानी राजा को हटाकर डायरेक्ट एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को स्टेब्लिश करने से आएगी। मेनशेविक लोगों का यह मानना था कि जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, वो फेज वाइज होगी। फेज वाइज का मतलब ये कि वो राजा को हटाकर एकदम से कम्युनिस्ट सोसाइटी लाने से क्रांति नहीं आएगी, बल्कि पहले राजा से कुछ अधिकार मांगने होंगे, तो धीरे धीरे राजा कुछ अधिकार हमें सौंपेगा, उसके बाद एक फेज के अंदर क्रांति को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये दोनों की आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंसेस थे बोल्शेविक और मेनशेविक के बीच। तो इजीली आप एग्जाम में 3 मार्क या 5 मार्क में इसका आंसर दे सकते हो। ये दोनों के फ्लैग्स हैं, ये मेनशेविक का फ्लैग है, ये बोल्शेविक का फ्लैग है। अब 1917 के रेवोल्यूशन से पहले रशिया में एक छोटी सी क्रांति 1905 में भी होती है, जिसको 1905 की रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो 1905 में यदि रशिया की हम कंडीशन देखें तो रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, रशिया पूरी तरीके से एक राजशाही था, यानी यहाँ पे सारी पावर राजा के पास थी। दूसरे यूरोपियन रूलर्स थे। दूसरी यूरोपियन कंट्री में यदि आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में राजाओं के ऊपर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का कोई एक कंट्रोल बन चुका था, यानी कि वहाँ पे इस प्रकार के इलेक्टेड इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शंस के द्वारा इस प्रकार की पार्लियामेंट्री या ऐसी बॉडीज को चुना जा रहा था जो कुछ हद तक राजाओं को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन रशिया में अभी भी जार के ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था, वो पूरी तरीके से मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी पूरी तरीके से एक निरंकुश शासक था। रशिया में इस प्रकार की कोई पॉलिटिकल पार्टीज को इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, वहाँ ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं था। तो इस प्रकार से रशिया में राजा ही सब कुछ था, राजा ही शासन करता था, राजा ही डिसीजन लेता था, राजा ही जस्टिस दे रहा था, राजा ने जो बोला वही वहाँ का कानून था। इन द ईयर ऑफ 1905 में जो रशियन वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रीज़न ये था कि जो मार्केट के अंदर जो आपके डे टू डे की जो इसेंशियल गुड्स होती हैं उनकी प्राइस वो एकदम से हाइक कर गई। तो जब मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो आपके पास इनकम इतनी है नहीं कि उन वस्तुओं को आप परचेज कर पाओ, जिससे कि जो पीजेंट्री क्लास है वो डिससेटिस्फाइड थे। तो इसी डिससेटिस्फिकेशन को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग में पीजेंट्स के द्वारा एक हड़ताल का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो डिमांड करते हैं कि उनकी मजदूरी वेजेज हैं उसको बढ़ाया जाए, साथ ही उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उन पे इम्प्रूवमेंट किया जाए, काम करने के जो 16 घंटे होते थे उनको रिड्यूस कर 8 आवर्स किया जाए। इन सारी डिमांड्स को लेकर वर्कर्स के द्वारा एक स्ट्राइक की गई। इस स्ट्राइक को जो लीड कर रहे थे उस लीडर का नाम याद रखिएगा। स्ट्राइक को लीड करने वाले फादर गोपेन थे। विंटर पैलेस वो जगह थी जहां पर रशिया का जो राजा था वो रहता था। तो यहाँ वर्कर्स फादर गोपेन के लीडरशिप में विंटर पैलेस की ओर कूच करते हैं, तो वहां पर पुलिस और कोसेक्स के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें अराउंड 100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 है वो वाउंडेड घायल हो जाते हैं। ये इंसिडेंट है वो संडे को हुआ था, तो इसलिए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से रशियन हिस्ट्री में जाना जाता है। और ब्लडी संडे के इस इंसिडेंट से वहाँ पे फिर और सारे इवेंट्स होते हैं, जिसको कि 1905 की रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब 1905 की रेवोल्यूशन से क्या चेंजेस रशिया में आए हैं? तो ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। एमसीक्यू याद रखिएगा, 1905 के रेवोल्यूशन के द्वारा जार ने एक इस प्रकार की एक इलेक्टेड बॉडी की क्रिएशन की अनुमति दे दी और इस इलेक्टेड बॉडी को पार्लियामेंट या ड्यूमा का नाम दिया गया है। तो रशिया में जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा बोला जाता है, आज भी इसका नाम ड्यूमा ही है। और इस पार्लियामेंट का काम था जार को कंसल्ट देना, यानी जार को सलाह देना। लेकिन जार भी राजा था। जैसे ही ये वर्कर्स की स्ट्राइक वगैरह समाप्त हुई तो जार ने जो पहली ड्यूमा जो इलेक्टेड हुई थी उसको विदिन 75 डेज में डिसमिस कर दिया। उसके बाद ड्यूमा का जब दोबारा से री इलेक्शन हुआ तो उस ड्यूमा को उसने केवल 3 महीने में डिसमिस कर दिया, यानी 3 महीने में उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चनिंग हो। वो पूरी तरीके से अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्क बने रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके डिसीजन के ऊपर ऐसी कोई संस्था हो जो उसके ऊपर आवाज़ उठा सके, कोई क्वेश्चन मार्क लगा सके। तो दिखाने के लिए उसने दोबारा से ड्यूमा का री इलेक्शन किया, लेकिन इस बार उसने ड्यूमा में एक सिंपल सा जो वोटिंग लॉज है, जो वोटिंग
तरीके थे, लोग ड्यूमा को चुनने का जो तरीका था, उस चुनने के नियम में उसने बदलाव किए और ड्यूमा के अंदर उसने ऐसे लोगों को भर दिया जो कि सारे के सारे कंजर्वेटिव थे। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो कि पुराने सिस्टम से बने रखना चाहते हैं, पुराने सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो कंजर्वेटिव लोग तो जार निकोलस को पसंद करते थे और उसी के शासन को बनाए रखना चाहते थे। तो इस प्रकार से ड्यूमा में जार ने सिंपल सा एक प्रोसेस की कि उसने उसमें अपने वो सारे लोग फिलअप कर दिए जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस प्रकार से 1905 के रेवोल्यूशन के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए, उन सारे स्टेप्स को जार ने यहाँ पे फेल कर दिया। तो यहाँ तक अभी तक हमने डिस्कस किया कि रशिया में पीजेंट्री क्लास में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, किस प्रकार से वो ज़मीन को पुल आउट करते थे और उसके बाद कैसे ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते थे जो कि उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बना रही थी। फिर जो रशिया में जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो किस प्रकार से बोल्शेविक और मेनशेविक में उनका डिवीजन हुआ, डिफरेंसेस बोल्शेविक और मेनशेविक में क्या था, लेनिन साहब ये क्यों मानते थे कि क्रांति पीजेंट्स के द्वारा क्यों नहीं हो सकती है, पीजेंट्स के कौन से डिफरेंसेस हैं जो कि उनकी यूनिटी के अंदर वो बाधक मानते थे, 1905 के रेवोल्यूशन के रीजन्स क्या थे, उनके लीडर फादर गोपेल साहब के द्वारा लीड किया गया क्रांति की शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग से हुई। जिस दिन क्रांति में हुई उस दिन ब्लडी संडे का इंसिडेंट, संडे को वहाँ पे इतने सारे वर्कर्स मारे गए तो उसको ब्लडी संडे बोलते हैं। 1905 की रेवोल्यूशन के बाद जार साहब एक इस संस्था को बनाने के लिए तैयार हुए। इस संस्था को हम जानते हैं ड्यूमा या पार्लियामेंट के नाम से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। आगे जो हम पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 की वर्ल्ड वार के इंसिडेंट्स किस प्रकार से रशिया में उन कंडीशंस को जनरेट करते हैं जिससे कि 1917 में रेवोल्यूशन होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।